हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। अभी मैं आप लोगों को 4 धाम के बारे में बता रहा हूँ। तो इन्हीं में से केदारनाथ की यात्रा पूरी करने के बाद अगले दिन हम लोग बद्रीनाथ की यात्रा पर निकल पड़े। तो चलिए बद्रीनाथ के यात्रा के बारे में मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को बताना शुरू करता हूँ। उससे पहले अगर मेरा ये वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले दिन सुबह करीब 8 बजे सभी तैयार होकर गाड़ी में बैठ गए। अब हमारी मंजिल बद्रीनाथ धाम थी। मैंने ड्राइवर से पूछा, अब किस रास्ते चलोगे? यहाँ से बद्रीनाथ जाने के लिए 2 रास्ते थे। पहला कुंड से चौपाटा होते हुए, दूसरा वापस रुद्रप्रयाग से। मैं चौपाटा होकर जाना चाहता था क्योंकि चौपाटा की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा था। पर रुद्रप्रयाग से चलने के लिए कह रहे थे मेरे जो साथ में थे वो लोग। मैंने उन्हें समझाया तो वो राजी हो गए। सीतापुर से चलकर ड्राइवर ने बस गुप्त काशी में रोक दी। बोला आप लोग ऊपर पहाड़ी पर मंदिर में जाकर दर्शन कराएं। थोड़ा सा चढ़ने के बाद सोचा कहाँ जाएंगे, फिर हिम्मत करके मंदिर तक पहुँच ही गए। मंदिर के बाहर ही 2-4 पांडा बैठे थे। हम लोगों को देखकर बोले पूजा की थाली ले ले, चलिए आपको पूजा करवा देते हैं। मैंने भी सोचा कि धर्म कर्म के लिए तो यहाँ आए हैं, वैसे ही इन पांडा पुजारी का खर्चा भी तो हम लोगों को दान दक्षिणा से ही चलता है। केदारनाथ के पाट खुलते समय भगवान की डोली यहाँ इस मंदिर की परिक्रमा करके ही आगे बढ़ती है। गुप्त काशी के मंदिर मुख्य मंदिर के अंदर शिवलिंग स्थापित है। साथ में ही केदारनाथ की छोटी प्रतिकृति भी विराजमान है। मंदिर के सामने एक छोटा सा कुंड बना है। इस कुंड में अलग अलग 2 जल धाराएं गिर रही है। वहाँ पंडित जी ने बताए बाईं ओर की धारा से यमुनोत्री का जल आ रहा है और दाईं ओर की धारा से गंगोत्री का जल निकल रहा है। मुख्य मंदिर के साथ में अर्धनारीश्वर का मंदिर है। भगवान शिव ने पांडवों को अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन दिए थे। यहाँ से पूजा के बाद हम आगे के लिए चल दिए। कुंड से आगे चौपाटा के मार्ग पर बढ़ते ही दोनों ओर हरे भरे पेड़ों का जंगल नजर आने लगा। यहाँ सड़क साफ अच्छी बनी हुई थी। ड्राइवर भी तेजी से गाड़ी चला रहा था। चौपाटा पहुँचते पहुँचते हम अपने बाईं ओर बर्फ से आच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं दिखने लगी जो बहुत ही खूबसूरत थी। ज्यों ज्यों गाड़ी आगे बढ़ रही थी पर्वतों की चोटियां स्पष्ट होती जा रही थी। बहुत ही मोहक दृश्य था। चौपट पहुंचने पर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। सामने ही तुंगनाथ मंदिर जाने के लिए रास्ता था। सड़क के दोनों ओर बर्फ से ढकी चोटियां नजर आ रही थी। चौपाटा के बारे में पढ़ा था स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया है। कोई शक नहीं, हिंदुस्तान में चौपाटा की प्राकृतिक सुंदरता नायाब है। कौसानी के बारे में महात्मा गांधी ने स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा था। वहाँ उन्होंने अपना आश्रम भी बनाया, परंतु चौपाटा की सुंदरता के आगे कौसानी कहीं नहीं टिकती है। जो भी चौपाटा आता है वो यहाँ की खूबसूरती को भूल नहीं सकता। यहाँ पर हम लोग लगभग आधा घंटा रुककर आसपास के नज़ारे देखते रहे। हम लोग साथ में कई फोटोज़ भी लिए। कहाँ तो वो इस रास्ते में आना नहीं चाहते थे, पर अब यहाँ की सुंदरता देखकर बार बार मेरे से कहने लगे आपने बहुत अच्छा किया जो हमें इस रास्ते में ले आए, वरना हमें पता ही नहीं चलता कि कितनी खूबसूरत जगह है। तुंगनाथ से चमोली की रास्ता हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। इस रास्ते पर ज़्यादा वाहन नहीं चल रहे थे। हम लोग दोपहर 2 बजे चमोली पहुंच गए। यहाँ ड्राइवर ने एक होटल के सामने बस रोकते गाड़ी रोकते हुए जिसमें हम लोग थे उसमें कहा कि जल्दी से खाना खा लो। अगर हम 4 बजे तक जोशीमठ पहुंच जाएं तो बद्रीनाथ जाने का मार्ग मिल जाएगा। फिर हम रास्ते में कहीं न रुक कर सीधे बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे।
सभी ने 15 मिनट में दोपहर का भोजन किया और बस में बैठ गए। चमोली से यानी कि गाड़ी में चमोली से बद्रीनाथ का मार्ग काफ़ी चौड़ा था। ड्राइवर तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। गनीमत हुई कि रास्ते में कोई बाधा नहीं आई और हम लोग 4 बजे जोशीमठ पहुंच गए। अभी बद्रीनाथ जाने का मार्ग खुला था। हमारी बस के निकलने के बाद ही बद्रीनाथ जाने के लिए रास्ता बंद कर दिया गया। जोशीमठ से आगे का मार्ग संकरा है, इस कारण 2-2 घंटे के इंटरवल से जोशीमठ से बद्रीनाथ जाने का मार्ग खोला जाता है। चमोली के कुछ आगे ही सड़क के किनारे अलकनंदा पर कुछ अन्य विद्युत परियोजनाओं पर काम चल रहा था। जोशीमठ से आगे बढ़ते ही हमें सड़क किनारे पर लगे हुए जेपी के सैकड़ों बोर्ड नजर आने लगे। हर एक बोर्ड पर बड़ा बड़ा नो ड्रीम टू बिग जेपी लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था हम किसी की प्राइवेट स्टेट से होकर गुजर रहे हैं। ज्यों-ज्यों हम विष्णुप्रयाग की ओर बढ़ रहे थे, अलकनंदा नदी में जल कम होता जा रहा था। विष्णुप्रयाग के पास तो अलकनंदा में जल ही नजर नहीं आ रहा था। विष्णुप्रयाग पहुंचने पर पता लगा कि यहाँ पर जेपी ने अपनी विद्युत परियोजना लगाई हुई है। इस कारण अलकनंदा का जल विष्णुप्रयाग में रोक रखा था। चारों ओर जेपी नो ड्रीम टू बिग के बोर्ड लगे थे। ऐसा लग रहा था कि हम पर कोई हंस रहा है और कह रहा है कि देखो किस तरह हम प्रकृति का दोहन करके इतने बड़े हो गए हैं। अफसोस कि ये लोग हम सबकी इस जल संपदा को दोहन करके हमें चिढ़ा रहे हैं। इन विचारों को लिए हुए हम बद्रीनाथ धाम पहुंचने की करीब वही 20-25 किलोमीटर रहे होंगे। तब हम लोगों के ड्राइवर ने बताया कि आज यहीं पे रोका जाए और उन्होंने एक होटल पर रुका जहाँ पे हम लोगों ने कमरा लिया और रात वहीं पे बिताने के बारे में सोचा। यहाँ का जो रूम का किराया था, एक रूम का करीब 800 रुपये था। तो हम लोग जो मेरे साथ वो कोलकाता से 3 कोई थे और मैं और मेरा भांजा, हम लोगों ने मिल के एक रूम लिया और वो जो लखनऊ वाले थे वो अलग रूम लिए। तो मैं अगले सुबह हम लोग बद्रीनाथ के लिए यहाँ से निकलेंगे, जो अब ज़्यादा नज़दीक नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बद्रीनाथ के बारे में बताऊंगा और वहाँ की बारे में अच्छे से जानकारी दूंगा। तो बने रहिए मेरे चैनल में और मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।